अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 7 का जो है 12 चैप्टर हसरत मोहानी के बारे में कल हम लोगों ने अल्फाज मायने पढ़ा था। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से आज हम लोग इसकी कहानी को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, हसरत मोहानी का असल नाम क्या है देख लेते हैं पहले। सैयद फजलुल हसन नाम। ठीक है, हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? असल नाम यानी असली नाम, जो पैदाइशी नाम। और हसरत जो है वो क्या करते थे? तखल्लुस, यानी कि जब वो शेर व शायरी या कहानी जब इंसान लिखता है ना, तो हर जगह अपने नाम को का पूरा मतलब नहीं लिखता, पूरा नाम नहीं लिखता है ना, अपना शॉर्ट टाइटल मतलब जैसे यूज़ करता है, तो वही क्या कहलाता है? तखल्लुस। ये कब पैदा हुए? 1875 में कस्बा मोहान, ज़िला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। ठीक है, कहाँ पैदा हुए? ज़िला उन्नाव में, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबी में उनका सन जो है पैदाइश का मतलब बताया है कि 1880। ठीक है, और बास जगह क्या है? 1875 और 1881 भी मिलता है। ठीक है, ये तीनों में मतलब कन्फ्यूजन है इनकी पैदाइश के डेट में। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफ़ी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिद आज़ादी भी थे। वो क्या थे? एक शायर थे, है ना, शायर लिखते थे, शेर लिखते थे, और सहाफ़ी के साथ साथ क्या थे? सियासतदान थे, यानी पॉलिटी में थे, है ना। और साथ साथ में क्या कर रहे थे? वो मुजाहिदे आज़ादी यानी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ठीक है, अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की उन्होंने। अरबी फ़ारसी की लैंग्वेज उन्होंने सीखी कहाँ से? मकतब में। 1889 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से क्या किया? मैट्रिक का इम्तिहान दिया। पास करने के बाद जो 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जो अभी हम जानते हैं, उसका नाम पहले क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसमें वो दाखिला लिया उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद। अब हसरत ने जो है 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया। सोचो कि इतनी जल्दी मतलब उन्होंने क्या किया? शेर करना, शेर व शायरी में उतर गए, है ना। 1909 का साल जो था हसरत की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। कितना? 1903 में बहुत अहमियत रखता है। क्यों? क्या क्या हुआ था 1903 में, है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी साल वो अपने बाग़ियाना ख़यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए थे, यानी क्योंकि वो अंग्रेज़ों के मुखालिफ होने की वजह से इतने उनके मुखालिफ, वो इतना सोचते रहते थे कि मतलब गलत सही उन्हें सब दिखाई देता था कि अंग्रेज़ जो किस तरीके से हावी हो रहे हैं हिंदुस्तान पर धीरे धीरे, है ना। तो ये सब चीज़ों को वो भाप रहे थे, इसकी वजह से उनके मन में हमेशा खटास रहती थी उन लोगों की वजह से, और जो है दिल खोल के जो है अपनी ज़ुबान पर ला भी देते थे, है ना, उन लोगों के बारे में। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। अब हज़रत जो है अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में जो है किराए पर मकान लेकर क्या हुए? रहने लगे थे। इन्होंने बीए का इम्तिहान भी पास किया, यानी ग्रेजुएशन की इन्होंने उसी साल। चचाजाद बहन जो है निशातुन्निसा बेगम से उनकी शादी हो गई। ठीक है, चचेरी बहन से, यानी उनका निकाह हो गया। जब वो जैसे ही ग्रेजुएशन पास किए, बीए कंप्लीट किए, वैसे ही उन्होंने किससे शादी करी? अपनी चचेरी बहन, क्या नाम था? निशातुन्निसा बेगम। अब जो एक पढ़ी लिखी, बाहिम्मत, हौसलामंद, मुस्तकिल मिजाज खातून थी। कैसी खातून थी? बहुत हिम्मत वाली थी, है ना, हौसला बहुत था उसके अंदर, है ना, मुस्तकिल मिजाज यानी आगे जो है अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने की फ़िक्रमंद थी मतलब वो। और 1903 ही में क्या हुआ? हसरत ने एक इल्मी व अदबी रिसाला उर्दू मोहल्ला जारी किया। कब? 1903 में ही उन्होंने शादी करी और 1903 में ही उन्होंने एक रिसाला जारी किया। क्या नाम से? उर्दू मोहल्ला। अब ये सिलसिला जो है आखिरी उम्र तक जारी रहा। उनका शेर है ना, क्या है? मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। क्या कह रहे हैं वो इस शेर में? मश्क सुखन है, मश्क करना यानी प्रैक्टिस करना, कोई चीज़ को लगातार करते रहना, है ना। मश्क सुखन पूरा क्या होगा? यानी शायरी करते रहना, है ना, शेर कहना, लिखना, पढ़ना। जारी चक्की की मुशक्क़त भी, क्या कह रहे हैं कि शायरी की जो ज़िंदगी है मेरी, वो क्या है? जारी है, मैं लिखते आ ही रहा हूँ। यानी कितने साल से उन्होंने चालू किया था लिखना? 12 साल की उम्र से उन्होंने लिखना चालू कर दिया था। वही कह रहे हैं कि शायरी लिखना जो है क्या है? जारी है, चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। यानी एक तरफ क्या है? हाँ, अजीब तमाशा लगा हुआ है ना। एक तरफ मतलब कि वो किसके बारे में कहना चाह रहे हैं? अंग्रेज़ों के बारे में, कि एक तरफ क्या है? अजीब सा तमाशा लगा हुआ है, और यहाँ एक तरफ हसरत की तबीयत भी। हसरत यानी अपना नाम वो यूज़ कर रहे हैं ना, शेर में अपना नाम उन्होंने यूज़ किया कि हसरत की तबीयत भी, यानी एक तरफ अंग्रेज़ जो है पूरे हिंदुस्तान पर जो है फैलते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हसरत की तबीयत वाले लोग भी है जो उनकी मुखालिफत करने के लिए तैयार है। उर्दू मोहल्ला में जो है उनका रिसाला है, जो उर्दू मोहल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मज़ामीन जो है शाये होती थी। किस तरह के मज़ामीन शाये होते थे? अदबी और सियासी, यानी सियासत से भी जो हुकूमत कर रही है और जिस तरह से माहौल बन रहा है उनके बारे में भी, और अदबी रिसाला यानी तालीम से मुतालिक। अब इस पर्चे ने अहले हिंद खुसूसन मुसलमानों की सियासी बेदारी में अहम रोल अदा किया था, है ना। मुसलमानों की सियासी बेदारी में कि किस तरह से जो है सियासत चल रही है, उसकी जानकारी जो है इस लोगों को इस रिसाले के ज़रिए बहुत हद तक मिलने लगी थी। इस रिसाले के ज़रिए
क्या नाम था? उर्दू मोहल्ला, है ना। हज़रत मोहानी ने इसके ज़रिए जो है कौमी इत्तेहाद यानी आपसी मोहब्बत, है ना, कौम की मोहब्बत जो है आपस में होनी चाहिए वो उन्होंने किया। उस अदारे से जो है लोगों को पहुँचाना और समझाने की कोशिश करी। सेक्युलरिज़्म यानी कि हर धर्म की इज़्ज़त करना, हर धर्म से प्यार करना और भेदभाव बिल्कुल भी ना करना, इस तरीके से मज़मून शाये हुआ। और कामिल आज़ादी की आवाज़ जो है बार-बार बुलंद की, यानी कामिल आज़ादी यानी मुकम्मल फ्रीडम, है ना, कंप्लीट फ्रीडम की जो है आवाज़ जो है इन्होंने क्या करी, बार-बार उस मज़ामीन में लिखा। वो आज़ादी के मतवाले थे, है ना, आज़ादी के मतवाले थे यानी आज़ादी के दीवाने थे। वो हर वक़्त जो है बस सोचते रहते थे और तरकीब ढूँढते रहते थे कि हमें आज़ादी जो है कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और, है ना, किस तरह मिलेगी। अब इसी सिलसिले में किसी मसलहत पसंदी को जो है जायज़ नहीं समझते थे। अब इसी चक्कर में, क्योंकि उनका मिजाज इस तरीके से था कि उन्हें बस आज़ादी चाहिए थी हिंदुस्तान की, वो हिंदुस्तान को आज़ाद देखना चाहते थे और इन अंग्रेज़ों की चापलूसी और उनकी भेड़-चाल को जो है ख़त्म करना चाहते थे। अब उनकी जो यही चीज़ थी, है ना, तो ये चीज़ की वजह से अब अंग्रेज़ जो मसलहत पसंदी थे यानी मौका परस्त थे, वो मौका देख के जो अपना काम निकलवाते थे, ये जो है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। अब अंग्रेज़ी हुकूमत की इन्होंने खुलकर क्या करी थी, मुखालिफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हो गए, शामिल हो गए, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हो गए, ये शामिल हो गए। अब अप्रैल 1908 की उर्दू मोहल्ला में एक मजमून की अशात पर क्या होने लगा, मुकदमा चलने लगा, क्योंकि वो इतना ही अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते थे, है ना, कि जिसकी वजह से जो है उन लोगों को बुरा लग गया अंग्रेज़ों को, क्योंकि उनकी हुकूमती सियासत उनकी थी। अब उस वजह से उनके मजमून की वजह से क्या हुआ, 1908 में क्या होने लगा, एक मुकदमा किसी ने कर दिया, केस कर दिया। अब अदालत में क्या हुआ, उन्हें 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई और 500 रुपये क्या देना पड़ा, जुर्माना। उस समय 500 रुपये जो है 5 लाख के बराबर होता था, है ना। तो इस वजह से 500 रुपये जो है उनको जुर्माना भी देना पड़ा और साथ-साथ 2 साल की क्या हुई, कैद की ज़िंदगी भी उन्हें झेलनी पड़ी और साथ में कैद में रहने के साथ में उन्हें बहुत ज़्यादा उनसे मेहनत मज़दूरी यानी बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी उनको करवाया जाता था। अब जेल में जो है हसरत ने जो है किस तरह शब रोज़ गुजारे, उनके इस शेर से क्या होता है, अंदाज़ा किया जा सकता है। यानी जब वो जेल में थे तो वो किस मुशक्क़त से गुजर रहे थे ना, है ना, तो वो वहाँ पर भी शेर कहते रहते थे। शेर कहना उन्होंने रोका नहीं था, है ना, तो वो शेर जो लिखते रहते थे और कहते रहते थे, तो उसी में से पता चलता है कि वो किस तरह की ज़िंदगी कैद में गुजार रहे थे। क्या है वो शेर, कट गया कैद में माह रमज़ान भी हसरत, गर्चा सामान सहर का था ना इफ्तारी का, है ना। यानी कि रमज़ान का महीना भी जो है 2 साल उन्होंने निकाला, तो ज़ाहिर सी बात है उन 2 साल में 2 बार रमज़ान आया, है ना। 2 महीना रमज़ान का उन्होंने पूरा जो है मतलब कैद की ज़िंदगी में निकाल दिया। और वो भी कैसे निकाला कि ना ही सहर का यानी सुबह का, ना सहरी का उनको खाना मिलता नसीब होता था और ना ही इफ्तारी का, है ना, जब रोज़ा खोलने के वक्त में हम खाते हैं तो ना ही सहरी के लिए खाना मिलता था, ना ही इफ्तारी का। और इस तरीके से इतनी मुश्किल से जो है उनकी ज़िंदगी कैद में जो है उन लोगों ने निकाला। मतलब इतना भी उन लोगों ने नहीं तरस किया कि वो दिन भर भूखा रहेगा, उसके लिए रोज़ा है ना, तो कम अज़ कम जो है सुबह सहरी के वक्त और शाम के वक्त उसको खाना दे दिया जाए, है ना। इतनी मुशक्क़त से जो है उनकी ज़िंदगी वहाँ पर कैद में गुजर रही थी। कैद से जो है रिहाई के बाद हज़रत के सियासी ख़यालात में क्या हुई, और शिद्दत पैदा हो गई। यानी जैसे ही वो कैद से निकले तो उन लोगों ने क्या सोचा कि अब जो है इसकी क्या हुई, अकल ठिकाने आ जाएगी, अब ये सुधर जाएगा, अब ये इस तरह के मज़मून शाये नहीं करेगा अपने अदारे में। लेकिन जो है क्या हुआ, जब ये कैद से निकले तो इनके ख़याल में और क्या हुई, शिद्दत पैदा हुई। यानी इनके अंदर और गुस्सा और जोश जज्बा उन लोगों को निकालने का, उन लोगों का खेल ख़त्म करने का, मतलब वो जुनून जो है उनके अंदर आ गया। इस ज़माने में जो है स्वदेशी तहरीक जो है शुरू हो चुकी थी। कौन सी तहरीक शुरू हो गई थी, स्वदेशी तहरीक। यानी कि स्वदेशी तहरीक यानी कि बाहर से जो आने वाला सामान है, मतलब जैसे कि अभी हम लोग बाहर से हमारा एक्सपोर्ट होता है ना सामान, दूसरे कंट्री से, चाइना से, है ना, अरब कंट्री से, श्रीलंका से, हर देश जो है एक दूसरे से सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है ना, यानी लेन देन सामान का करता है। तो उसी तरीके से उस टाइम में क्या होने लगा था, बहुत ज़्यादा जो है अंग्रेज़ क्या करते थे, अपने वहाँ से सारा माल लाकर क्या करते थे, यहाँ पर महंगे दामों में हिंदुस्तान में बेचते थे और अपने कंट्री में ले जाते थे। फिर वो पैसा और वहाँ पर डेवलपमेंट होता था, वहाँ पर तरक्की होती थी और यहाँ वालों का क्या होता था, नुकसान होता था। तो इसी चीज़ को जो है लोग भाप गए थे और इसी चीज़ को भापने के बाद जो है गांधी जी ने स्वदेशी तहरीक चलाई थी, जिसमें जो है ये था कि हम जो है बाहर वालों का लाया हुआ सामान जो है खरीदेंगे नहीं। जो अपने मुल्क में बन रहा है, जैसा बन रहा है, जिस क्वालिटी का बन रहा है ना, मटेरियल का, हम क्या करेंगे, उसी का इस्तेमाल करेंगे। बाहर वालों का हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे। इसी में जो है क्या हो गए थे, ये तहरीक जब शुरू हो गई, अब इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीज़ें जो है खरीदी और इस्तेमाल की जाए। विदेशी माल का बाइकआउट करना है, यानी पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, उनका सामान ना खरीदना है, ना बेचना है और ना ही इस्तेमाल करना है। अब इन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी जो है स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला जो कामयाबी से चला। यानी इन्होंने क्या किया, अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए, यानी कि आम लोगों को भी जो इसकी जानकारी हो कि किस तरीके की तहरीक है और अंग्रेज़ हमारे साथ में कैसे खेल रहा है ना, ये आम लोगों को जो नहीं जान रहे, जो इन चीज़ों से मतलब नहीं रखते हैं ना, तो उन तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए इन्होंने क्या किया था, रसलगंज मोहल्ला में जो अलीगढ़ में है, वहाँ पर क्या किया था, स्वदेशी स्टोर खोला था, एक दुकान खोली थी
जो काफ़ी कामयाबी हुई, है ना? यानी काफ़ी चला, काफ़ी उन लोगों मतलब उस स्टोर से जो है लोगों को जानकारी हुई और लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया वहाँ से। अब 1920 में जो है हज़रत जो है अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कहाँ चले गए? कानपुर चले आए। कब? 1920 में। और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर जो है कायम किया। यानी जितना दिन अलीगढ़ में रहे वहाँ पर भी एक स्टोर लगा के जो है लोगों को जागरूक किया और उसके बाद जब 1920 में कानपुर आ गए तो यहाँ पर भी उन्होंने एक स्वदेशी स्टोर खोला। अब हज़रत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन-सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर है, अदीब और साथ-साथ सियासतदान है। यानी इतना सादा सूखी ज़िंदगी वो गुज़ारते थे, इतना सिंपल कपड़ा पहनना, इतनी सिंपल और सादा ज़िंदगी गुज़ारते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये आदमी जो इतना बड़ा शायर है ना? इतना बड़ा अदीब है ना? यानी अदब का जानकार, पढ़ा-लिखा इतना आदमी है ना? इतना बड़ा सियासतदान है ना? यानी इतना इसके अखबार चलते हैं और इतना कुछ जो है इस मतलब ये चलाते हैं और तहरीक करते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी देख कर के, है ना? अंग्रेज़ हुकूमत को हज़रत मोहानी की सियासी सरगर्मियाँ जो है कतई पसंद नहीं थी, है ना? किसी को अब वो लोगों का तो मकसद ही था कि हिंदुस्तान में घुसना, हिंदुस्तानी लोगों का की सोच को जो है अपनी तरफ कर लेना, इन लोगों से फ़ायदा उठाना, है ना? ये तो उन लोगों की सोच थी। लेकिन जो है हज़रत मोहानी जो है इन चीज़ों से बिल्कुल ख़िलाफ़ थे क्योंकि वो जो है समझ चुके थे। अब यही वजह से जो है अंग्रेज़ जो है इनसे क्या करने लगे थे? नफ़रत करने लगे, तो उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। अंग्रेज़ उन्हें जो है बड़ा बागी समझते थे। अंग्रेज़ क्या समझते कि ये बहुत ही बड़ा बागी है, यानी बगावत करने वाला है ना? लेकिन हज़रत जो है इन बातों से बेनियाज़ अपने मकसद में क्या होते? लगे रहते थे। यानी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अंग्रेज़ उनके बारे में क्या सोचते हैं या अंग्रेज़ उनका कुछ नुकसान करेंगे या उनके साथ में कैसा बर्ताव करेंगे, उन्हें इस चीज़ की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं थी। वो सिर्फ़ क्या करते अपने जिस चीज़ में लगे हुए थे, उनके खिलाफ मुखालिफत करने में, वो उस चीज़ में लगे हुए थे, जुड़े हुए थे पूरी जी-जान से। अब 1913 में इनका प्रेस जो है ज़ब्त कर दिया गया। उर्दू मोहल्ला जो था वो क्या कर दिया गया? बंद करा दिया गया। अब 1916 में उन्हें दोबारा जो है जेल भेज दिया गया 3 साल बाद फिर से। अब 1918 में रिहाई मिली तो आज़ादी की जद्दोजहद में फिर मसरूफ़ हो गए। यानी फिर से उनको जेल हुई 2 बार, फिर से उनको जो है 1918 में क्या हुआ? रिहाई मिली तो 1916 में मतलब फिर से 2 साल की उनको जेल हो गई। अब 1921 में हज़रत ने अहमदाबाद के कांग्रेस के अजलास में महात्मा गांधी और हकीम अजमल खान की क्या मुखालिफत के बावजूद मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश की। यानी गांधी जी और हकीम अजमल खां जो है उन लोगों ने समझाया बहुत कि अभी हमें पूरी मुकम्मल आज़ादी के लिए जो है नहीं बोलना है, हमें धीरे-धीरे जो है क्या करना है, इन लोगों को निकालना है और धीरे-धीरे हमें क्या करना है, अपनी पोज़ीशन माँगनी है, अपनी कुर्सी पर हमें बैठना है। लेकिन जो है हज़रत मोहानी ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो मुकम्मल कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ही, यानी मुकम्मल आज़ादी हमें हासिल करनी है। हम थोड़ा-थोड़ा नहीं माँगेंगे, हम पूरा हम इन्हें क्या करेंगे, अपने जगह से खाली कर देंगे, हटा देंगे। हज़रत जो है मुकम्मल आज़ादी का मुताल्ला करने वाले हिंदुस्तान के क्या थे? मुजाहिदे आज़ादी थे। यानी कि मुकम्मल कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगने वाले जो है क्या थे? ये हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आज़ादी थे। मुजाहिदे आज़ादी यानी आज़ादी की जद्दोजहद करने वाला आदमी, है ना? हज़रत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को जो है 2 साल के लिए जेल भेजा गया। यानी जब भी वो जेल जा रहे थे 2-2 साल के लिए, और अब तीसरी मरतबा वो जेल गए थे 1922 में। और 1924 में जब रिहा हुए तो कांग्रेस के बजाय मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी से नाता जुड़ गया। अब जब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनकी बात नहीं मान रही थी, कांग्रेस पार्टी, तो अब ये कहाँ पर जुड़ गए? मुस्लिम लीग बनी थी उसमें, और कम्युनिस्ट पार्टी से नाता जोड़ लिया था, उनके साथ अब काम करने लगे। अब 1942 में हज़रत जो है मुस्लिम लीग के नुमाइंदे की हैसियत से कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए, है ना? अब यहाँ पर इन लोगों के साथ काम करने के बाद मुस्लिम लीग में 1942 में हज़रत मोहानी को कहाँ पर जो है मेंबर बनाया गया? कानपुर में। कानपुर से यूपी असेंबली में, यानी कि जब वो लोग बैठ के जो है डिस्कशन करते हैं कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है ना, किस तरीके से जो है हमें अपनी बात रखना है और कहाँ पर हमें अपना हक मांगना है। तो इस सब चीज़ों के लिए जब वो लोग पूरे मेंबर्स बैठते थे, चुने जाते थे, तो उसमें असेंबली का मेंबर जो है इनको चुना गया था और पार्लियामेंट का मेंबर भी बनाया गया। अब हिंदुस्तान का आइन जो है मुकम्मल हुआ तो हज़रत ने इस पर दस्तखत करने से जो है ये कहकर इनकार कर दिया कि ये उनके ख्वाबों की ताबीर नहीं है। यानी कि जब 1942 में जब मेंबर्स ने पार्लियामेंट के में जब उन लोगों ने कुछ वो किया होगा, है ना, कुछ हद तक अपने हक के लिए मांगा होगा और वो लोग राज़ी हुए होंगे, तो दस्तखत मांगा होगा ना, तो इन्होंने क्या कहकर इनकार कर दिया कि ये उनके ख्वाबों की ताबीर नहीं है। मतलब उन्होंने जो है क्या ख्वाब देखा था? पूरी तरीके से आज़ादी होनी चाहिए थी, है ना? इस तरीके से थोड़ा बहुत नहीं चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि ये जो है उनका ख्वाब नहीं है ना? जब उनका ख्वाब पूरा होगा तभी वो क्या करेंगे? दस्तखत करेंगे किसी जगह पर। अब हज़रत मोहानी की जो है सीरत और किरदार का अंदाज़ा उन चंद वाक़यात से जो है किया जा सकता है ना? वो किस तरह के इंसान थे, उनका किरदार किस तरीके से था। अब जो है आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि वो किस तरह की शख्सियत थे। एक मर्तबा जो है कानपुर के एक सौदागर यानी जो सामान खरीदने बेचने के लिए आता है, घूमता है ना, वो कानपुर में की बात हो रही है। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हज़रत से क्या अकीदत रखते थे, यानी उनको मानते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे और उनकी सोच
में और उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे और उनकी मतलब बातों से सहमत रहते थे। उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे थे। कौन? हज़रत मोहानी। अब ये सलाम करने के बाद जो है शिकस्ता बोरिए पर अदब के साथ बैठ गए। कौन? सौदागर कानपुर का। ये जो है सलाम करके हज़रत मोहानी को बोरे पर बैठ गए। अब हज़रत जो है लिखते जाते और बीच बीच में इन सौदागर से बात भी करते जाते, यानी वो कुछ लिख रहे थे, हज़रत मोहानी कुछ लिख रहे थे और लिखते भी जाते और मेहमान से बातें भी कर जा रहे थे। अब हज़रत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा जो है लटक रहा था पीठ पर, यानी कि पीछे पर्दा टंगा हुआ था जिसकी वजह से बार बार वो हवा की वजह से उनकी पीठ पर फटा पुराना था वो जो लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से जो है कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। क्या करते वो? पर्दे के पीछे से जो है कुछ निकालते और मुंह में कुछ रख लेते और फिर डेस्क पर जो है गुड़ रखी हुई थी, वो थोड़ा सा गुड़ जो है क्या करते? खाते। सौदागर जो है साहब खुशी से देखते रहते, किसको? हज़रत मोहानी को। वो खुशी से इनकी हरकत को देख रहे थे और जब जब्त ना हुआ तो अर्ज़ किया कि आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी अता हो। क्या कहने लगे जब वो उनको देखने लगे बार बार कि वो कुछ पर्दे से पीछे से कुछ उठाते हैं और फिर खाते हैं, तो ये चीज़ जो है वो सौदागर देखने के बाद आखिर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ है ना, जब्त नहीं हुआ, यानी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और क्या कहा कि आप क्या खा रहे हैं, आप थोड़ा इस खादिम को भी क्या करें? अता करें। खादिम यानी आपकी खिदमत करने वाला जो ये बैठा हुआ है, इसको भी कुछ खाने के लिए दे दें। हज़रत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी। सूखी रोटी जो है पानी में भीगी थी, जो पर्दे के पीछे थी, वही वाला जो है वो क्या कर रहे थे? निकाल कर खा रहे थे। हज़रत ने वो हंडिया जो है सौदागर साहब के आगे रखकर कहा, लो खा लो, फ़कीरों का खाना तुम रईस ना खा सकोगे। सौदागर आबदीद हो गए। हज़रत ने कहा, आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मैसर आ गई, बड़ी तस्कीन हो गई। क्या कहा कि वो सूखी रोटी पानी में भिगाकर मटके में जो है पीछे रखे थे ताकि वो ठंडा रहे थोड़ा सा, है ना, तो खा लिया जाए। तो जब इसने मांगा तो उन्होंने क्या किया? वो हांडी क्या करी? निकाल करके सामने रख दी और क्या कहा कि आज तीसरा दिन है मेरे फाके का, यानी कि मुझे खाना नसीब नहीं हुआ, आज 3 दिन हो गया है और आज जो है अल्लाह का शुक्र भी, फिर उसमें भी वो सूखी रोटी में भी शुक्र अदा कर अल्लाह का कि अल्लाह का शुक्र है कम से कम आज जो है सूखी रोटी ही कम से कम क्या हुई? मुझे मिल गई, बड़ी तस्कीन हो गई, यानी बहुत ही इत्मीनान हो गया, मुझे सुकून मिला मुझे आज जब मेरी खाया। तो अब ये सब देख करके जो वो सौदागर था क्या हुआ? आबदीद हो गया, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए उनकी हालत देख करके। ठीक है। हज़रत जो है मुशायरों में भी क्या थे? शरीक हुआ करते थे। मुशायरों में यानी कि जहाँ पर बहुत सारे शायर इकट्ठा बैठते हैं और बहुत लोग जो है आकर के उनकी शायरी को सुनते हैं और शेर व शायरी का इस तरीके से शायरी में एक दूसरे को जवाब देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मुशायरा। अब हज़रत जो है उसमें जाया करते थे। मुशायरों के मुंतज़मीन जो है शोरा को सफ़र खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे, यानी कि जो लोग बुलाते थे उन शायरों को है ना, उनको बुलाते थे, वो क्या करते थे? उन शायरों का खर्चा जो होता था, आने जाने का खर्चा और कलाम सुनाने का जो मुआवजा होता था, यानी कि जो खुशी से वो देते थे पैसा, वो क्या करते थे? बंद लिफाफे में कर करके पेश करते थे उन शायरों को। अब एक बार हज़रत ने अपने एक मुशायरे में क्या करी? शिरकत करी। वो एक मुशायरे में गए, कौन? हज़रत। अब बाद में मुंतज़मीन ने उनकी खिदमत में क्या किया? लिफाफा पेश किया। इन्होंने फ़ौरन कहा कि मुझे सफ़र का खर्च नहीं चाहिए, मैंने सफ़र में कुछ खर्च नहीं किया, एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बिठाकर ले आया। ये क्या कहने लगे? जब उनको मुशायरों में लिफाफा मिला आने का खर्च, तो क्या कहते हैं वो कि मुझे जो है खर्च मत दीजिए आने वाला। क्यों? क्योंकि मैं आने में जो है मेरा पैसा खर्च नहीं हुआ है, मुझे किसी ने क्या किया है? एक गार्ड ने क्या किया? मुझे अपने डिब्बे में बिठाकर ले आया है, टिकट मैंने खरीदा ही नहीं है, इस वजह से वो पैसा लेने से इनकार कर रहे थे। वो गार्ड आज वापस जा रहा है और मुझे अपने साथ वापस ले जाएगा। मुंतज़मीन ने बहुत कहा लेकिन वो इनकार पर अड़े रहे और बोले, जब मैंने टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे अखराजात लेने का क्या सवाल। वो एकदम इतना ज़िद करने लगे मुंतज़मीन जो, यानी कि वो जो इंतज़ाम करते थे मुशायरों का, है ना, जब वो इकट्ठा होते थे उनके खाने पीने का, रहने का, आने जाने का खर्च, वो जो इंतज़ाम करते थे, उन्होंने बहुत ज़िद करी उनको टिकट का पैसा देने की, लेकिन वो बार बार बोलने लगे कि मैं टिकट का पैसा ले ही नहीं सकता, क्योंकि ना ही मैंने आने में खर्च किया है और जाते वक्त भी मुझे वो गार्ड अपने साथ ले जाएगा तो मेरा खर्च होने वाला नहीं है, इस वजह से मैं ये पैसा नहीं लूँगा। ठीक है। हज़रत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में क्या थे? मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेज़बान ने उन्हें एक कीमती कंबल ओढ़ने के लिए दिया था। यानी कि उस कहानी में हमें पता चला ना कि हज़रत मोहानी जो है किस तरह मतलब इतनी मतलब बोलते ना कि इतनी गरीबी की ज़िंदगी वो जी रहे थे, इतनी सादा रोटी खा करके, सूखी रोटी खा करके रहते थे, 2-2 दिन भूखा रह जा रहे थे, क्योंकि खाने के लिए पैसा नहीं था, है ना, इस वजह से। तो उसके बावजूद जो उनको पैसा भी मिल रहा है कि हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि चलो ठीक है, मेरा भले सफ़र में आने जाने का खर्चा नहीं हुआ, लेकिन मुझे जो है ये क्या कर सकता है? एक वक्त का खाना खिला सकता है, 2-3 दिन का खाना खिला सकता है, ये पैसा अगर मैं ले लेता हूँ तो। लेकिन उन्होंने क्या किया? पैसा लेने से साफ इनकार कर दिया। अब इसी तरीके से एक दूसरा वाक़या है कि हज़रत मोहानी जो है एक दिन क्या थे? अपने दोस्त के घर में मेहमान बन के गए। कड़ाके की सर्दी पड़ी थी, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी थी, यानी ठंड थी। अब मेज़बान ने क्या किया? उन्हें कीमती कंबल दिया, यानी नया कंबल होगा ना,
ओढ़ने के लिए दिया। अब हसरत ने वो कंबल इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत रात भर सर्दी में काँपते रहे मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। सोचो कितनी उनको नफरत थी उन अंग्रेज़ों से और किस तरह से जो है वो उन्हें बाहर निकालना चाहते थे हिंदुस्तान से, कि वो रात भर जो है उतनी सर्दी को वो बर्दाश्त करते रहे लेकिन उस कंबल को नहीं ओढ़ा, सिर्फ ये सोच करके कि ये क्या है, ये विदेशी माल है, यानी कि बाहर का लाया हुआ माल है ये, और मैं इसको नहीं ओढ़ूंगा। क्योंकि हम उन्होंने क्या क्या कराई थी, तहरीक चलाई थी और वो तहरीक में शामिल थे, तो उन्हें पता था कि हम जो है क्या करेंगे, जब तक पूरी तरीके से अंग्रेज़ों को बायकाट नहीं करेंगे, उनका सामान जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा। अब हज़रत जो है क्या एक सच्चे मजहबी इंसान थे, है ना, मजहब से उनको बहुत लगाव था, यानी रोज़ा नमाज करना, अल्लाह की इबादत करना, ये सब उनके अंदर था, उनमें बला की जो है रवादारी थी। इन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी क्या लिखे थे, अशार लिखे थे, यानी कि वो क्या थे, सेक्युलर थे वो बहुत ज़्यादा, यानी हर मजहब से वो मोहब्बत करने वाले थे। और इन्होंने क्या करा था, बहुत सारा नात लिखा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उन्होंने बहुत सारी शायरी लिखी थी, वली अल्लाह के ऊपर उन्होंने बहुत सारा शेर लिखा था, नज़्म लिखी थी, और साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण की शान में भी, यानी कि उनकी इज़्ज़त में भी उन्होंने अशार पढ़े थे, है ना। तो इससे पता चलता है कि उन्हें जो है हर धर्म से कितनी इज्जत थी, मोहब्बत थी। अब हज़रत ने क्या किया, पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजार दी, यानी पूरी ज़िंदगी जो है इसी तरह से उन्होंने गुजार दी और काट दी अपनी ज़िंदगी, यानी कम खाना, सादा खाना, है ना, और सिर्फ जो है अपने देश के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपने धर्म के लिए जीना, ये उनकी ज़िंदगी बन गई थी। अब उनकी ज़िंदगी में सादगी, खुददारी, कलंदरी, बेबाकी, उसूल पसंदी और हक गोई के जो औसाफ थे, यानी जो सिफत थी उनके अंदर, ये सारी चीज़ें थी उनके अंदर, उनकी मिसाल जो है मुश्किल से ही मिलेगी। इतनी सारी चीज़ों के साथ और जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार के गए, उस तरीके की मिसाल खड़ा करना क्या है, बहुत मुश्किल है। तहरीक आज़ादी के सिलसिले में इन्होंने रईसुल अहरार के लक़ब से जो है याद किया गया। इनका इंतकाल कब हुआ, 13 मई 1951 को लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के क्या है, कब्रिस्तान अनवर बाग में दफन है। लेकिन सच पूछिए तो उनकी जगह क्या है, हर सच्चे मुहिब्बे वतन के दिल में, यानी जो जिसको आज अपने हिंदुस्तान से, अपने वतन से मोहब्बत है, वो हर किसी के दिल में आज भी कहाँ है, मौजूद है ना। और उनको दफन लेकिन कहाँ किया गया, फिरंगी महल जो लखनऊ में पड़ता है, उस कब्रिस्तान में उनको 13 मई 1951 में, यानी आज़ादी के लगभग 4 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो ये कहानी जो है हज़रत मोहानी की, इससे हमें पता चलता है कि उनकी शख्सियत के बारे में पता चलता है ना। और इसी तरीके से बहुत सारे जो है ना तहरीक आज़ादी में मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, जितने भी लोगों ने शिरकत की है, उन सभी के बारे में जो है हम पढ़ेंगे आगे भी। तो ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ पसंद ही आई होगी। तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।